नमस्कार। एले अध्ययन में आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे पाठ क्रमांक 10 ओजोन विघटन का संकट, जिसके लेखक हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी। इस पाठ में प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है। आज के समय में लेख का स्वरूप व्यापक और बहुयामी हो गया है। इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन का भी समाविष्ट किया गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के समक्ष आ रहे हैं, जो ज्ञान को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। सर्वप्रथम बच्चों, ओजोन क्या होता है उसकी छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लेखक परिचय, विधा परिचय और पाठ परिचय करते हुए हम पाठ की शुरुआत करेंगे। देख लेते हैं वीडियो, जो इस प्रकार है। वायुमंडल शोभ। हमारा वायुमंडल शोभ, समताप, मध्यताप और वायुमंडल नामक परतों में बटा है। शोभ मंडल जमीन से 10 किलोमीटर तक है। इसके पश्चात समताप मंडल है, जो कि 10 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला है। इस समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर तक की मोटाई में ओजोन परत विद्यमान है। इस ओजोन परत में मौजूद ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों और दूसरे हानिकारक विकिरणों को सोख लेती है। ये किरणें इंसानी शरीर और वातावरण के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। इनसे त्वचा कैंसर, फसलों, खाद्य पदार्थों को नुकसान और समुद्री जीवन को हानि होती है। वास्तव में ओजोन परत हमारे लिए जीवनदायिनी परत है, मगर पिछले 50 वर्षों के दौरान वातावरण में अनेक हानिकारक गैसों के बढ़ने से ये लगातार क्षीण हो रही है। ओजोन गैस के खत्म होने की तुलना में इसके पुनर्निर्माण की गति बहुत धीमी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर ओजोन परत इसी तरह नष्ट होती रही तो लगभग 2054 तक धरती का ये सुरक्षा कवच लगभग खत्म हो जाएगा। ओजोन गैस एक दुर्लभ गैस है। 10 मिलियन हवा के मॉलिक्यूल्स में लगभग 2 मिलियन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि ओजोन के केवल 3 मॉलिक्यूल्स। ओजोन गैस हल्के नीले रंग की गैस होती है, जो अपनी विशेष गंध से पहचानी जाती है। वातावरण में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC नाम की गैस का होता है। ये मुख्यतः AC, रेफ्रिजरेटर से उत्सर्जित होती है। बहरहाल ओजोन परत हमारे लिए जीवनदायिनी परत है। हमें अपने लिए और अपनी भावी पीढ़ी के लिए इसे बचाना होगा। इसके लिए ओजोन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना होगा। AC और फ्रिज की नियमित रूप से सर्विस करवानी होगी, ताकि हानिकारक गैसों का कम से कम उत्सर्जन हो। सभी प्रकार के प्रदूषणों पर रोक लगानी होगी। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, तभी वातावरण स्वच्छ होगा और तभी ओजोन परत की रक्षा होगी। लेखक परिचय। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेख कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने बनारस विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया है। इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ लोक विज्ञान, समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन
का आधार है आदि। विधा परिचय। प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक भी हो रहे हैं। पाठ परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास की ओर संकेत किया गया है। मतलब ये बताया गया है कि जो हमारी सुख सुविधाओं के लिए जिन अनुसंधानों का हम जो उपयोग करते हैं, साधनों का उपयोग करते हैं, उनके कारण जो है वो हमारे पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंच रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। उसकी तरफ लेखक जो है वो हमें संकेत कर रहे हैं। और वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचाना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। जैसे कि बच्चों, हमने अभी इस वीडियो में देखा कि ओजोन की परत क्या होती है, उसे किस प्रकार से क्षति पहुंचाया जा रहा है और उसके कारण पर्यावरण पे कितनी हानिकारक प्रभाव और दुष्परिणाम हो रहे हैं, वो हमने इस वीडियो में देखा। हमें यह भली भांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवन दाता है, परंतु उसकी पराबैंगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती है। अतः आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उबारें। अब हम कुछ शब्दार्थ, जो कठिन शब्दार्थ हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, फिर भी मैंने आपके समक्ष स्क्रीन पे डाल दिए हैं। आपको परिच्छेद में आए कठिन शब्दों को देखने में और समझने में आसानी होगी। अब हम बच्चों परिच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। पहला परिच्छेद मैं अब पढ़ना प्रारंभ करूंगी। आप ध्यान से सुनिएगा। जब तक आप परिच्छेदों को ध्यान से नहीं सुनोगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे, तो आपको उत्तर ढूंढने में आसानी होगी। वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए हैं। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज़ बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। पर्यावरण विदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं, वरन पानी के लिए होगा। यह तस्वीर निस्संदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही है और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से जबरदस्त दबाव पड़ रहा है तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। अब इस परिच्छेद में यह बताया गया है कि हमारे वर्तमान युग में
विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो युग है वो दुनिया में भौतिक विकास को प्राप्त करने के चलते कर लेने के चलते हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। जैसे कि उनमें से प्रदूषण ही ले लो, एक जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। हमारे भूमंडल में पानी, हवा और भूमि बुरी तरह से प्रदूषित हुई है। शायद ही कोई चीज़ ऐसी बची होगी जो प्रदूषण से बची है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया का पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा उनका मानना है, कहना है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब अगला विश्व युद्ध होगा वो पानी को लेकर ही होगा। सोचो अब ये परिस्थितियाँ जिस तरह से बदल रही है, वो धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। अगले परिच्छेद की तरफ बढ़ते हैं कि फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं और वह है ओजोन विघटन का संकट। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खास चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यहाँ सवाल समूचे मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। प्रश्न उठता है कि यह ओजोन है क्या, यह कहाँ स्थित है और इसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए क्या कुछ ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। जैसे हम वीडियो में भी देख चुके हैं कि ओजोन आखिर है क्या, उसकी क्या खासियत है, उसका क्या महत्व है, वो हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर लेखक ने क्या बताया कि जो पर्यावरणीय प्रदूषण का जो सिर्फ एक ही पहलू की चर्चा की गई है और वो है ओजोन विघटन का संकट। हाँ, अब ये ओजोन विघटन का संकट पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया चर्चा का विषय बना हुआ है। मतलब खास चिंता इसी पर व्यक्त की जा रही है। आखिर यह समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का अहम सवाल है। यहाँ पर लेखक ने ओजोन क्या है, यह कहाँ स्थित है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, इसके खतरे क्या क्या हैं और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, इसके विषय में उन्होंने खास चिंता व्यक्त की है। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है। यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है, लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। यह वह ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस जो है धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर मंडल जो है वह सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती हैं। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पैरावैंगनी किरणें होती हैं। पैरावैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्ध्य की किरणें होती हैं। ये किरणें काफ़ी घातक होती हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा
होती है। अब यहाँ क्या बताया गया है कि ओजोन एक गैस है, वो हम सभी जानते हैं कि जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है। ओजोन जो है वो कैसे बनी है? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को मिलाकर वो ओजोन गैस बना हुआ है। यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। मतलब ये प्रकृति के लिए थोड़ा हानिकारक है, लेकिन यह गैस मानव के श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है। लेकिन यह गैस वायुमंडल में मौजूद रहकर हमारी रक्षा भी करती है। ओजोन गैस की वजह से धरती हमारा जो है वो फल फूल रहा है। इसलिए धरती पर जो जीवन का अस्तित्व है उसका श्रेय जो है वो ओजोन को ही जाता है। यह गैस जैसे कि हमने देखा कि 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और इसमें ज़्यादातर 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता होती है। इसलिए लेखक बता रहे हैं कि इनकी जो वैज्ञानिकों का मानना है कि जो इसकी पैरावैज्ञानिक किरणों को जो अवशोषित कर उन्हें धरती पर नहीं आने देती है, ओजोन जो है वह बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली जो पैरावैज्ञानिक किरणें होती हैं उन्हें वो अवशोषित कर धरती तक नहीं आने देती। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह तक यदि पहुंचने लगे तो इंसान के लिए, इंसान के साथ साथ ये जो है वायुमंडल के लिए भी बहुत हानिकारक सिद्ध होगी। यह हानिकारक सिद्ध होगी और इसमें यह बताया है कि वायुमंडल में स्थित जो ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है, इसलिए इसे ओजोन छतरी भी कहा जाता है। वो अगले परिच्छेद में हम देखते हैं कि क्या बताया गया है कि हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पैरावैज्ञानिक किरणों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें धरती तक नहीं आने देती। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह पर चली जाए तो इंसान के साथ ही जीवमंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को भारी नुकसान हो सकता है। इन पैरावैज्ञानिक किरणों से मनुष्य की त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। जिस तरह रोजमर्रा के जीवन में सामान्य छतरी धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है, ठीक उसी तरह ओजोन छतरी के नाम से भी इसे पुकारते हैं। वो एक छतरी के सहायता से, छतरी के प्रारूप से वो हमारी सहायता करती है। सभ्यता के आदिम काल से यह छतरी जो है वो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती रही है और उसके तले सभ्यता जो है वो हमारी फलती फूलती रही है। विकास की अंधी दौड़ में हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्रायः कम ही रहा है कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। आज परिणाम हम सबके सामने है। हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज शेष हो जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित न हुई हो। हाँ, स्पष्ट है ओजोन भी इसका अपवाद नहीं है। जैसे आप स्क्रीन पे ही आप देख लीजिए कि ये जो नीले रंग का जो दिखाई दे रहा है, आधा सर्कल जो है वो नीले रंग से जो छाया हुआ है वो क्या है? हमारी ओजोन परत है। लेकिन इतना पृथ्वी पर जो प्रदूषण फैला हुआ है, देखो वो उसे काटते हुए, मतलब ओजोन की परतों में छेद होते करते हुए वो ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए इन सब से बचने के लिए हमें ओजोन की रक्षा करने के लिए हमें प्रदूषण जो है वो कम करना चाहिए। अब आइए अब देखें कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। जैसे हमने अभी यही चित्र में दिखाया गया है कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। दैनिक जीवन में कीटनाशक प्रसाधन सामग्री, दवाई, रंग रोगन से लेकर प्रशीतक मतलब फ्रिज और एयर कंडीशनिंग वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है।
सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अर्थात एसी के लिए जो अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का जो इस्तेमाल होता है, लेकिन उनके इस्तेमाल में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि ये गैसें तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनकी उचित विकल्प की तलाश थी जो इन कमियों से मुक्त हो। इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मिडले, जिसकी तस्वीर आपके समक्ष स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, कि थॉमस मिडले जो द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही। अध्ययन से पाया गया है कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं क्योंकि ये रंगहीन, गंधहीन, क्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी थे। इस तरह से आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए। इसके बाद भी प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल चल निकला। मतलब कीटनाशक, प्रसाधन जो थे, सामग्रियां थी, दवाएं थी, रंग रोगन से लेकर फ्रिज और एयर कंडीशनर में इन सब का खूब इस्तेमाल होने लगा जो हमारे लिए हानिकारक थी। CFC यौगिक का एक खास गुण ये है कि नष्ट नहीं होते। इनका न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही विघटन होता है। ये पानी में न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही ये पानी में घुलते हैं। इनका स्वाभाविक रूप, ये सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने के पहले यौगिकों का आखिर होता क्या है। सबसे पहले एक अमेरिका वैज्ञानिक FS रोलैंड का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया, जो हमारे वैज्ञानिक है जिनकी तस्वीर आपके समक्ष है। उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया, खोज किया कि उनका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी तरह दुनिया में हलचल सी मच गई कि आखिर इस पत्र में रोलैंड ने निष्कर्ष क्या दिया था। उन्होंने निष्कर्ष ये दिया था कि ये यौगिक जो है वो धरती की ओजोन परत नष्ट कर चुके हैं। शुरू में लोगों ने रोलैंड की बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी, उनके बातों को किसी ने तजब्बु नहीं दिया, उन्हें ध्यान नहीं दिया, अनसुना कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास भी किया। लेकिन कुछ ही साल बाद 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलैंड की बात सही साबित हो गई। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी छिज चुकी है, मतलब काफ़ी छिद्र उसमें पड़ चुके हैं। तो उसकी वजह से वहाँ एक बड़ा छिद्र हो गया है। अमेरिका उपग्रह निम्बस द्वारा भेजे गए चित्र से भी रोलैंड की बात की पुष्टि हुई, जिससे अनेक तरह की त्वचा संबंधी व्याधियां फैलेंगी, त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी। इन सब अनेक तरह की बातें जो है वो उन्होंने बताई। CFC रसायन चूँकि हवा से हल्के होते हैं, अतः इस्तेमाल में आने के बाद वह मुक्त हो जाते हैं सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर ये यौगिक जो होते हैं वो पैरावैगनिक किरणों के संपर्क में आते हैं, जहां इनका प्रकाश अपघटन फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस के क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। क्लोरीन के ये मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस तरह ओजोन का ह्रास होने से ओजोन की परत धीरे धीरे छिजती जा रही है। वस्तुतः आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। CFC को हम निष्क्रिय समझते थे, वह इतनी सक्रिय है कि उससे निकला एक क्लोरीन मुक्त मूलक
ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। देश ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया के कारण होती है। यहाँ गौरतलब कि सन 1974 में पूरी दुनिया में सीएफसी की खपत 9 लाख टन थी। पिछले कई वर्षों के शोध से मालूम हुआ कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्र आकार में बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में उत्तरी ध्रुव के ऊपर की भी ओजोन के विघटन के आवरण जो है वो छिद्र में पाए गए हैं और सूचना मिली है कि वो बेहद चिंताजनक है। और ये बताया है कि ओजोन के संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों में बैठकें बिठाई जाती हैं। उन पे बातचीत होती है कि आखिर हमें इससे कैसे छुटकारा पाना है और कैसे हमारे पर्यावरण को बचाना है। पहली बैठक 1985 में वियना में हुई, उसके बाद सितंबर में 1987 में हुआ कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बैठक हुई और 48 देशों ने भाग भी लिया था। इस बैठक में काफ़ी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स जो जिसे कहते हैं, इसके तहत वह प्रावधान रखा गया कि सन 1995 तक सभी देश सीएफसी की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 तक 85% की कटौती करेंगे। कई बिंदुओं पर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए और मुद्दा था गैर सीएफसी प्रौद्योगिकी का। इसका हस्तांतरण विकासशील देश चाहते थे। इस पर आने वाला खर्च धनी देश वहन करे क्योंकि ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। सन 1990 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में सीएफसी की खपत 12 लाख टन तक पहुंच गई थी, जिसकी 30% खपत जो है हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की थी। मतलब भारत का प्रतिशत मात्र 0.6 था। भारत की तुलना में अमेरिका की सीएफसी की खपत 50 गुना ज़्यादा था रहेगी क्योंकि उन लोगों को एयर कंडीशनर की ज़रूरत ज़्यादा होती है ना। अमेरिका की सीएफसी की खपत 50 गुना ज़्यादा थी। समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में भी बैठक बुलाई गई और इन प्रशीतनों की खोज और पुरानी तकनीकी में विस्थापन के लिए एक विशेष कोष बनाने की मांग की गई। यहाँ विकासशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों को कई रियायतें देनी पड़ी। इसके अंतर्गत कई तकनीकों के हस्तांतरण में मदद के साथ साथ सीएफसी के विकल्प की खोज में दूसरे देशों को धन मुहैया कराना मुख्य है। सन 2010 तक विकासशील देश सीएफसी का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। इस दौरान विकसित देश नए प्रशीतकों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। अब यहाँ स्थिति जो है वो गंभीर दिखते हुए दुनिया के सभी देशों ने इस बारे में विचार करके समुचित कदम उठाने की शुरू कर दिया। अब देखो ग्रीन हाउस क्या होता है? जो एक प्लास्टिक का फाइबर का बना हुआ एक हाउस होता है, घर होता है, जिसका प्रभाव धरती पर तापमान जिसके कारण देखो जो प्लास्टिक होता है वह एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, तो जिसके सूर्य की रोशनी पड़ने से जिससे तापमान जो है वो धरती का निरंतर और बढ़ रहा है। इसमें ओजोन विघटन की भी अहम भूमिका है। पराबैंगनी किरणें जब धरती तक आती है तो स्थल मंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ये वस्तुएं पराबैंगनी के अवशोषण के बाद अवरक्त होती है, विकिरण उत्सर्जित करती है। ये किरण वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती क्योंकि हवा में मौजूद कई गैसों से उन्हें अवशोषित कर ले जाते हैं और तापमान बढ़ता जाता है और ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ राशि के पिघलने के समाचार भी आ रहे हैं।
मतलब यदि ऐसा होता रहा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और तमाम तटीय क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, जो शीत प्रदेश है, जहाँ बर्फीला प्रदेश है, वो पिघलेगा और समुद्र में जो है वो पानी का बहाव मतलब जल स्तर बढ़ा होगा। ताप वृद्धि से जलवायु में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। मानसून में परिवर्तन के साथ कहीं अतिवृष्टि हो तो कहीं अकाल जैसी स्थिति आ सकती है। वैसे विगत एक सदी के दौरान जो हाल ही में शोध के बाद पाया गया कि हिमालय में गंगोत्री स्थित गोमुख हिमनद हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो संभव है कि 21वीं सदी के प्रथमार्ध में तक यही हिमनद साथ साथ हिमालय के दूसरे हिमनद भी गलकर समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में उत्तर भारत में बहने वाली नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा और मैदानों की उपजाऊ भूमि ऊसर में बदल जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। अगर समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो इसमें गंभीर परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता। ओजोन विघटन के व्यापक दुष्प्रभावों के चलते इंसानी सभ्यता संकटापन्न है, अतः ज़रूरत है कि फौरन इनसे निपटने के लिए समग्र कदम उठाए जाए, अन्यथा कल तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। तो आशा करती हूँ बच्चों कि ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।